नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुर्रेगुट्टा वो जो स्थान है जहां पर कि बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों द्वारा। ये जानकारी मिल रही थी कि 3 राज्य वहां पर जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र शामिल है। लेकिन अभी जैसी कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मिल रही हैं और भी कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि खाली छत्तीसगढ़ के ही जवान वहाँ पर यह ऑपरेशन चला रहे हैं, पूरा ऑपरेशन का संचालन कर रहे हैं। पिछले 8 दिनों से जवानों ने, सुरक्षा बलों ने उस पहाड़ी को घेर लिया है जहाँ पर कि बड़ी संख्या में नक्सलवादी बताए जा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर नक्सल से जुड़े जो टॉप लीडर्स हैं वो वहाँ पर हैं, जिन्हें कि घेर लिया गया है पिछले 8 दिनों से। और आपने देखा था अभी हाल ही में एक जानकारी मिली थी, जब एक गुफा की जानकारी की गई थी साझा, और कहा गया था कि इस गुफा मिली है जिसमें कि बाकायदा बंकर जैसी स्थिति है, सुरंग भी है। तो एक सुरक्षित ठिकाना बताया जा रहा था जहां पर कि सुरक्षित तरीके से नक्सली रहा करते थे, वहां से ऑपरेशन संचालित किया करते थे और उसे सबसे सुरक्षित जोन क्षेत्र भी माना जाता था। अब इसे लेकर जो नई चर्चा, जो नई बहस शुरू हुई है वो यह है कि तेलंगाना की ओर से इस दिशा में शांति वार्ता की बात की जा रही है। शांति वार्ता का हालांकि चौथा पत्र या फिर पर्चा जो भी कहिए वो मिला है। हालांकि विजय शर्मा जो कि प्रदेश के गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि पर्चे की सत्यता की जांच कराई जाएगी। लेकिन वो जो पर्चा मिला है कुल मिलाकर चौथा शांति वार्ता का एक अनुरोध है। और इसमें यह भी कहा गया है, ये पर्चा सेंट्रल कमेटी की ओर से आया है जिसके प्रवक्ता अभय हैं, और ये उसमें कहा गया है कि हम शांति वार्ता के लिए निःशर्त तैयार हैं, मतलब शर्त नहीं रखी है। पहला ऐसा अवसर है जबकि शांति वार्ता के लिए निःशर्त, बिना किसी शर्त के सामने आए हैं। तो अब क्या होता है? हालांकि इस दिशा में तेलंगाना में माहौल एक बन रहा है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर ने कहा है कि यह सरकार जो कर रही है वो न्याय नहीं है, ऑपरेशन कगार बंद करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कुल मिलाकर शांति वार्ता की एक पेशकश की है और कहा है कि अगर आप कहेंगे तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे और केंद्र से भी बात की जाएगी। अब इस पर बात आगे बढ़ी है। रविवार को शांति वार्ता समिति की एक बैठक हुई जिसमें कि मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो मुख्यमंत्री, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो शामिल हुए और उन्होंने उस वार्ता में लोगों की बातें सुनी। रेवंती रेड्डी हैं वर्तमान सीएम, उन्होंने बातें सुनी और फिर ये भी कहा गया कि अब आगे की रणनीति इस पर तैयार की जाएगी। कुल मिलाकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या करना चाह रहे हैं और क्या करने जा रही है सरकार। हालांकि विषय यही निकल कर आता है कि जब अगर मुख्यमंत्री ऐसा अगर स्टेटमेंट देते हैं या फिर इस प्रकार की शांति वार्ता शामिल होते हैं तो कहते हैं कि ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है बल्कि एक सामाजिक मुद्दा भी है और अगली बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा कि सरकार क्या करेगी। कुल मिलाकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। जो और भी कहा जाता है कि कविता है, उनका भी एक संदेश आता है। कुल मिलाकर ये स्थिति भी बनती दिख रही है। और तीसरी बात मैं करूं महाराष्ट्र की भी, तो वहां पर भी पुलिस अधिकारी का एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि हमें ऊपर से ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है, क्या ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है कि यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ अकेले ही चलाया जा रहा है। और जो बातें आ रही थी कि 3 राज्यों का संयुक्त ऑपरेशन है, पता नहीं, ये तो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी जो स्थितियां बनी हुई है उसकी मैं चर्चा कर रहा था। चलिए इस पर हम पहले पक्ष और विपक्ष की बातें सुना देते हैं, क्या कह रहे हैं नेता। देखिए, सरकार ने तो बार बार उनसे कहा है कि हथियार छोड़ें, विकास की मुख्य धारा से जुड़े। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है कि आप आए, हथियार छोड़ें, विकास के मुख्य धारा में जुड़े। और जो माओवादी हैं उनके लिए हमने राहत और पुनर्वास नीति भी बनाई है, उसका लाभ लें और विकास के मुख्य धारा से जुड़े। जो हथियार उठाएंगे, जो हथियारों के साथ चलेंगे, उनके साथ तो हमारे सुरक्षा बल के जवान जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। अभी बीजापुर में जो ऑपरेशन चल रहा है
बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, उससे ये भयभीत है। और पिछले 14 महीनों में 15 महीनों में हमारी सरकार ने जो लगातार नक्सल उन्मूलन के लिए काम किया है, तो नक्सलियों में घबराहट है, भय है। पर सरकार तो प्रतिबद्ध है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए, और उस दिशा में सरकार सुरक्षा बल मजबूती से काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन बताएं पहलगाम में चूक क्यों हुई? पहलगाम में 28 लोग की मृत्यु हुई, तो इंटेलिजेंस फेल है कि नहीं है ये बताएं। और अभी जिस पहाड़ को घेर के बैठे हैं उसमें नक्सली कैसे निकल गए? वहाँ थे कि नहीं थे? थे तो निकल कैसे गए? और अभी है कि नहीं है ये भी बताएं। हमारे जवान डिहाइड्रेशन, 40-50 लोग डिहाइड्रेटेड हो गए। अभी तक पहाड़ के बारे में वो गुफा पर दिखा रहे हैं आप लोग, नक्सली नहीं दिखा रहे हैं। तो सुना आपने डिप्टी सीएम अरुण साव क्या कह रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तो गुफा ही खाली दिखाई है, कहाँ है नक्सली आपने ये नहीं दिखाया है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वासु शर्मा है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वासु जी स्वागत है आपका। अनिल चौहान है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अनिल जी आपका स्वागत है। साथ ही साथ बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबूलाल जी आपका भी स्वागत है। वासु जी आप सुन पा रहे हैं? जी जी आ रही आवाज। एक बात बताइए, ये क्या बातें हो रही हैं? क्योंकि हम तो ये सुन रहे थे कि जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, फिर अभी कुछ जो जानकारियां मिल रही हैं, सूचनाएं मिल रही हैं, जो तथ्य कुछ आ रहे हैं, स्पष्ट तो आप ही करेंगे, सरकार में हैं, आप बताएंगे ये अभियान अकेले चलाया जा रहा है या फिर संयुक्त अभियान है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र का? वासु जी देखिए, निश्चित रूप से जो ये जहाँ पर ये पहाड़ पड़ता है जी उसका 50% हिस्सा तेलंगाना से लगा हुआ है और कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में लगता है, कुछ छोटा हिस्सा महाराष्ट्र बॉर्डर पे भी लगता है जी। तो निश्चित रूप से जो नक्सली जो वहाँ पर जमा हुए हैं, उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया है हमारे जवानों द्वारा। निश्चित रूप से अच्छी बात है। अगर वो लगातार घेरे हुए हैं, इसी देखने वाली बात यह है संजय जी, किस प्रकार से नक्सलियों में बौखलाहट है। वो अब लगातार सरकार से चाह रहे हैं कि हम बात करें, लेकिन हमारी सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी शर्त पे बात शांति वार्ता और बात नहीं हो सकती। हमारे समर्पण नीति के तहत अगर सरेंडर होना चाहते हैं तो स्वागत है। हमारे गृह मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है कि हम एक भी गोली पहले से नहीं चलाना चाहते। अगर आप आते हैं हमारे समर्पण नीति के तहत तो आपका स्वागत है। तो निश्चित रूप से ये बात कही गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर उस टाइप की हरकत होगी तो निश्चित रूप से जो डेडलाइन सेट की गई है 26 मार्च 2026 का, तो निश्चित रूप से उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं आपके पैकेज में सुन रहा था, अभी भूपेश बघेल जी पहलगाम की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? वो हर जगह राजनीति क्यों करना चाहती है? पहलगाम के मामले में एक तरफ वो कांग्रेस पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग में कहती है, जब सेंट्रल में ऑल पार्टी मीटिंग रही तो हम आप सरकार के साथ हैं, लेकिन इनके ही नेता ऊपर से कई नेताओं के ऐसे बयान आए कि भाई मैं तो एक यही छत्तीसगढ़ का उदाहरण दो, यूडी मिंज जी क्या कहते हैं कि हम सेना अगर लड़ाई लड़ेगी, भारत सरकार अगर लड़ाई करेगी तो हम हार जाएंगे। रॉबर्ट वाड्रा क्या कहते हैं कि इंडिया में भारत में मुस्लिम के साथ बर्बरता होती है, इसलिए ये काम हुए। एक सैफुद्दीन सोज है जो असम के हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान अगर कह रहा है ऐसा कि उनके इसमें कुछ लेन देन नहीं है तो हमको पाकिस्तान की बात माननी चाहिए। तो इस टाइप की बयानबाजी। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? आप एक स्टैंड में रहिए, या तो बोल दीजिए कि हम सरकार के साथ नहीं है, देश के साथ खड़े नहीं है। वैसे ही नक्सली मामले में भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि पहाड़ में नक्सलियों को फोटो दिखाइए। अरे नक्सलियों तक पहुंचेंगे तो सब सरकार, वहां पर प्रशासन है, नक्सलियों का फोटो भी दिखाया जाएगा, पूरा बयान भी निकल के आएगा। लेकिन हर समय सेना के जवान पे प्रश्न चिन्ह लगाना कांग्रेस की आदत बन चुकी है, और इसमें कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक करना शोभा नहीं देता, क्योंकि देश के मुद्दे में क्योंकि नक्सली जो है ये छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बना हुआ है। वो सब पार्टी चाहती है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य पार्टी हो, सब चाहते हैं कि नक्सलिज्म का खात्मा हो। तो उस ओर अगर सरकार काम कर रही है तो कांग्रेस को इसमें दिक्कत क्या हो रही है, मुझे समझ से परे है। पूछ लेता हूं अनिल चौहान जी, एक बात बताइए कि अब निश्चित रूप से आप भी मानते होंगे जवान, इतने सारे जवान, वो भी ऐसी दुर्गम पहाड़ी, 40 से अधिक का तापमान, पिकनिक मनाने तो नहीं गए होंगे।
अगर वो कर रहे हैं तो कुछ ऑपरेशन ही होगा। ये मेरा कथन नहीं है, भाजपा के एक नेता कह रहे थे, उस कथन को मैं दोहरा रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। दूसरी बात, ये जो तेलंगाना की स्थिति बनी हुई है, विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है, वहाँ के मुख्यमंत्री, मतलब आपके मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस पर कैबिनेट की बैठक में विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा मतलब वो विचार करेंगे या फिर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से पूछेंगे कि इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए। चलिए वो सब तो वो पूछ लेंगे कैबिनेट की बैठक के पहले या उसके बाद, लेकिन ये भी बता दीजिए कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस अभियान में, ऑपरेशन जीरो में, ऑपरेशन कगार में क्या स्टैंड है आपका? शांति वार्ता चाह रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि अंतिम लड़ाई हो जाए, जहां पर सब घेर लिए गए हैं, जैसी जानकारी मिल रही है अंतिम हो जाए? क्या स्टैंड क्या है आपका? संजय जी, आपको, बाबूलाल जी को मेरा प्रणाम, वासु भाई को नमस्कार, और डीएन न्यूज प्लस के विद्वान दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत मैं आपके प्रश्न पे ही रहूंगा। आपने वासु जी से पूछा था कि क्या तीनों स्टेट की पुलिस काम नहीं कर रही है, क्या घेर रखा है, या जो अफवाहें आ रही हैं वो जवाब नहीं मिला। प्रश्न को छोड़कर बाकी राजनीतिक बात करते रहे। मैं आपके प्रश्न पर ही जवाब दूंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है पहले से ही कि नक्सलवाद पर कठोर से कठोर प्रहार होना चाहिए, और उसके लिए सुरक्षा बलों के शौर्य और उनके साहस, उनके त्याग को हम सब प्रणाम करते हैं। सवाल इस बात का है, हमारा स्टैंड इस मामले में भी क्लियर है, जो भाजपा के 2-3 प्रवक्ताओं ने कई टीवी चैनल में बोला कि इनके परिवार में दिया जलाने वाला नहीं बचना चाहिए। निशिकांत पांडे जी ने तो कहा कि अबोध बच्चों को भी खत्म कर देना चाहिए। उसमें हमारा देखिए बहुत क्लियर स्टैंड है कि एक तरफ आप नक्सलवाद पर कार्रवाई करिए, कठोर से कठोर कार्रवाई करिए, दूसरी तरफ जो निर्दोष लोग हैं, मासूम लोग हैं, उनको उतनी ही संरक्षण, उतना ही सुरक्षा, उतना ही विकास और लोकतंत्र में आस्था के लिए प्रेरित करिए। हमारा बहुत स्पष्ट ये इस मामले में नीति है कि आप निर्दोष वनांचल के लोगों को परेशान मत करिए, उनको भय का वातावरण उनके अंदर मत बनाइए, उनको आप सहायता करिए। कैसे लोकतंत्र और सभ्य मानव समाज में जो मूल्य हैं और लोकतंत्र के जो मूल्य हैं कि एक कोई भी बेकसूर व्यक्ति जो मासूम है, इनोसेंट है, उसके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। बहुत दुखद है कि रविंद्र सिंह जी और निशिकांत पांडे जी, 2 बड़े प्रवक्ता भाजपा के, बैठे थे मेरे साथ और साफ साफ बोले, साहब इनके घर में दिया जलाने वाला नहीं बचना चाहिए, अबोध बच्चा है उसको भी मार देना चाहिए, तब नक्सलवाद जड़ से खत्म होगा। तो संजय जी, कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है कि अगर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, कांग्रेस का स्टैंड अगर क्लियर है अनिल जी, तब रेवंती रेड्डी जी इस पर कैबिनेट की मीटिंग में बात करने या फिर इस पर कोई हल खोजने वाली बात क्यों कर रहे हैं? जब स्टैंड क्लियर है तो बता देते कि नहीं भाई। मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। देखिए, रेवंती रेड्डी जी हो चाहे विष्णुदेव साय जी हो, विष्णुदेव साय जी ने इसके पहले आपने देखा बयान आया कि उनकी तरफ से आया है, सशर्त वार्ता के लिए बात आई है, लेकिन हम किसी प्रकार की शर्त नहीं मानेंगे। आपने जैसा कि पहले ही कोट किया कि पहली बार नक्सलियों ने राज्य सरकारों को, सेंट्रल कमेटी ने चिट्ठी लिखी है कि साहब हम निशर्त वार्तालाप के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा साहब हम बात करेंगे, मतलब अपनी कैबिनेट में बात करेंगे कि क्या इसमें किया जाए, क्या स्टैंड लिया जाए। अब सवाल ये है संजय जी कि इस ऑपरेशन कगार पर उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से आर्म फोर्सेस हैं और घेर के रखी है, उसमें बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान हैं और टोटल कमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। स्टेट गवर्नमेंट्स की भागीदारी इसमें कम है और सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के नियंत्रण में हो रहा है। लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है ना अनिल जी, लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है ना कि मान लीजिए कोई निकल रहा हो, सरकार अगर उसे सपोर्ट करे या फिर सॉफ्ट कॉर्नर रखे, तो ऐसे में ऑपरेशन या फिर इस प्रकार के अभियान तो थोड़े फीके ढीले पड़ जाते हैं ना। कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। सिर्फ संजय जी ये बात है कि निशर्त रिहाई, उसकी वार्तालाप की जो बात आई है, तो कैबिनेट में उसको करना चाह रहे हैं। ऑपरेशन तो अपनी जगह चल ही रहा है। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि ऑपरेशन बंद करना है, ऑपरेशन बंद करने की बात उन्होंने नहीं कही, सिर्फ ये कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, हम अपनी कैबिनेट में बात करेंगे कि क्या वार्तालाप करनी चाहिए, क्या विषय है, समझेंगे। लेकिन जो ऑपरेशन है वो तो अपनी गति से चल ही रहा है, द्रुत गति से। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में जैसे सरकार है, अब सवाल तो ये भी उठ रहा है कि महाराष्ट्र की फोर्स हट गई है। यहां तो भूपेश बघेल जी का बयान है, उसकी प्रासंगिकता को समझना होगा। कह रहे हैं कि साहब इस ऑपरेशन पर जितनी बातों का फर्क ना पड़े, वो बातें आप सार्वजनिक करिए ताकि आम लोगों में, वनांचल के लोगों में एक मैसेज जाए। जितना ऑपरेशन पर फर्क ना पड़े उतना बयान तो कम से कम आप जारी कर सकते हैं कि साहब इतनी कार्रवाई हो रही है, इतने नक्सली वहां घेर लिए गए हैं और ये फोर्सेस वहां मौजूद हैं, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमारे सुरक्षा बल वहां तैनात हैं और हम नक्सलियों का खात्मा करेंगे। मेरा कहना है संजय जी कि डेमोक्रेसी में रूमर्स को रोकना बहुत जरूरी है।
हर डेमोक्रेसी चाहे विश्व में कहीं की भी हो, र्यूमर से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अभी आप देखिए पहलगाम पर बात रखी बासु जी ने, पहलगाम पर हमने स्पष्ट, हमारे चाहे हमारा हाईकमान हो, कोई भी लीडर हो, सबने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। मैंने मोस्टली विपक्ष का यही बयान देखा। अब आप देखिए कि वो 28 लोग जिनकी वहां शहादत हुई, मौतें हुई, वहां देर से फोर्स आई, इंटेलिजेंस क्यों फेल था, अगर इस पर सवाल उठ गया तो ये कह रहे हैं कि साहब आप सरकार के साथ खड़े हैं कि नहीं। 2-3 नेताओं का बयान कोट कर रहे हैं। अगर मैं कोट करूं तो साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि तिरंगे को खत्म कर देना चाहिए, भगवा रंग का सिर्फ झंडा होना चाहिए। क्या है अनिल जी मैं आपके पास आऊंगा। क्या है कि इसमें देते होंगे, उनका व्यक्तिगत बयान है। सरकार की ओर से भी माना गया है कि ये इंटेलिजेंस का फेलवर है, सरकार की ओर से भी माना गया है इंटेलिजेंस का फेलवर है, कहीं ना कहीं चूक तो है। और निश्चित रूप से इससे कौन कह सकता है कि भाई ये सब कुछ हो गया, इतने देर तक हुआ, ये सब तो है। बाबूलाल जी आपके पास आता हूँ। अनिल जी एक और इस पर सवाल जोड़ूंगा मैं, और सवाल आपको पहले से बता देता हूँ कि मैं क्या जोड़ूंगा, कि आपको इस घटना के बाद जो अलग अलग बयान नेताओं के आए तो उसमें यह कहा गया कि पार्टी लाइन एक बनाई गई है, भाई साहब यही आपको बयान देना है पार्टी के नेताओं को, आप इधर उधर कुछ ना कहें। जब बहुत से बयान ऐसे विपरीत आने लगे और पार्टी को लगने लगा कि भाई कुछ विपरीत स्थिति बन रही है, ऐसे में एक सवाल यहाँ पर इससे मैं जोड़ता हूँ, इस घटना से जोड़ता हूँ कि जब आपकी पार्टी का एक स्टैंड है, नक्सल नीति को लेकर आपकी एक दिव्य दृष्टि, अपनी सोच है कि हमें यही करना है, एक स्टैंड है, तो ऐसे में कैबिनेट की बैठक और उसमें निर्णय और उसमें इस पर चर्चा का क्या अर्थ है जब एक स्टैंड है आपका। इस सवाल पर आऊंगा मैं। बाबूलाल जी एक बात बताइए, कैसा कहा जा रहा है कि तेलंगाना में बड़े नक्सल लीडर हैं जो वहाँ से बिलोंग करते हैं, और भी कुछ बातें हैं, और ये जो स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है कि कैबिनेट की मीटिंग में फैसला होगा, और केसीआर तो साफ साफ कह रहे हैं कि शांति वार्ता कीजिए, उनकी पुत्री कह रही हैं शांति वार्ता कीजिए, केंद्र पर दबाव बनाइए। कुछ दबाव है क्या वहाँ पर, राजनीतिक या सामाजिक कुछ प्रकार का दबाव पड़ रहा है तेलंगाना में? तेलंगाना में नक्सली मूवमेंट जो बड़ा नहीं करता जी, ये सब देखते हैं, सब जानते हैं, और सरकार का रुख भी नक्सलियों के प्रति अभी उजागर हो गया। आपने जैसा बताया जी कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं जी, उसका अर्थ जो है सपोर्ट भले ही ना हो लेकिन सहानुभूति जरूर है। तो ऐसी सहानुभूति के कारण क्या है ये समझना होगा जी। और महाराष्ट्र का जहाँ तक प्रश्न है वो तो तकनीकी कारण से उन्होंने कहा है कि हमें केंद्र से कोई निर्देश नहीं है, लेकिन फोर्स उनकी मौजूद है, फोर्स तेलंगाना की भी मौजूद है जी। अब सवाल आता है कि होना क्या चाहिए। गिरे हुए हैं, 1000 है कि नहीं है, 2000 है कि नहीं है, 1500 है कि नहीं है, ये अभी कंफर्म नहीं है, एक अंदाज है, अनुमान है। और ये भी अनुमान है कि सारे सेंट्रल कमेटी के जितने भी छत्तीसगढ़ में सक्रिय सदस्य हैं वो सारे के सारे प्रमुख लोग वहाँ फंसे हुए हैं। तो एक जगह पर है, अलग अलग क्षेत्र होते हैं, काफी लंबा चौड़ा इलाका है, अलग अलग है, नेतृत्व कर रहे हैं अलग अलग ढंग से, कैसे ढंग से होगा। फिर जब दूसरी तरफ तेलंगाना की सरकार उनके कहीं न कहीं सहानुभूति रखती है तो उसका क्या लाभ वो लोग उठाना चाहेंगे, और अगर वो सामने उस तरफ उतरते हैं तेलंगाना की तरफ और वहाँ की फोर्स से उनका सामना होता है तो फोर्स का रुख नरम होगा या गर्म होगा, ये भी समझने वाली बात होगी। तो ये सारी बातें देखते हुए हमारी जो छत्तीसगढ़ की तरफ से जो सीआरपीएफ की फोर्स है वो पूरी ईमानदारी के साथ घेरते हुए ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही है, रिस्क ले रही है, क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ते वक्त जो है खतरे की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऊपर से नीचे उतनी ज्यादा संभावनाएं नहीं होती, गोली चलाने में ऊपर वाले को आसानी होती है, नीचे वाले को बचने में जो है उसकी संभावनाएं कम हो जाती है। ये विषम परिस्थितियों में हमारे तरफ की जो फोर्स है वो पूरी ईमानदारी से काम कर रही है, इसमें कोई शक हमको नहीं है। और निश्चित रूप से हम परिणाम तो यही चाहेंगे कि कहीं न कहीं जो है ये बात जो है अंत इसका अच्छा हो, किस तरह से हो, जैसे भी हो। और देखिए बड़ी साफ साफ बात है, अगर नक्सली शांति चाहते हैं और प्रार्थना बार बार कर रहे हैं, पहले तो शर्त रखी थी, अब तो निशर्त तैयार है, मतलब कहीं न कहीं उनको महसूस हो रहा है बहुत ज्यादा दबाव, और वो समझ गए हैं अब आर या पार की लड़ाई है, हमारा बचना मुश्किल है। तो इस स्थिति में जब ये स्थिति पैदा हो चुकी है तो उनको सबसे पहले तो समर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि समर्पण के बाद भी तो शांति ही आएगी ना, और आप भी शांति चाहते हैं।
और अगर वार्ता होगी, सफल होगी, तो आपको जो है वो आना ही है मुख्य धारा में। तो बेहतर ये है कि आप ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। आप सरकार में तो आ नहीं सकते, आप मुख्य धारा में आ जाइए, चुनाव लड़िए और सरकार में आने का प्रयास कीजिए। सबसे बेहतर लाइन यही है। लेकिन जो तेलंगाना के बयान आए हैं वो किन राजनीतिक मायनों से आए हैं, क्योंकि वहां पर नक्सली ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाते सक्रियता, इसलिए जो है अपने क्षेत्र की शांति के लिए वो बयान दे रहे हैं या मानव अधिकार के सदस्यों के दबाव में ऐसा कह रहे हैं, तो या कांग्रेस की कोई स्ट्रेटेजी इसमें बनी हुई है इसके खिलाफ, ये समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ बात जरूर है जी। मेरा तो कहना यह है कि जहां जब सीमा पर दो मुहाने नरम रुख रखे हों तो बचाव के रास्ते भी निकल सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी हो जल्द हो, तीनों सरकारों में आपसी बातचीत, तालमेल बने, समन्वय बने, मुख्यमंत्री जो है वो या केंद्र के गृह मंत्री तीनों सरकारों से बात करें और स्थिति को संभालें। जी ठीक है, अनिल जी जवाब दे लीजिए, फिर मैं वासु जी के पास जाऊंगा। देखिए, आपका सवाल बहुत प्रासंगिक है, लेकिन समझने की बात यह है संजय जी कि राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, ऐसे गंभीर विषयों पर सारा दारोमदार केंद्र की सरकार पर होता है। स्टेट कोऑर्डिनेशन कमिटीज बनती हैं, केंद्र सरकार को विधिक अधिकार है जो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है कि इस तरह से हमारी रणनीति होगी, और केंद्रीय गृह मंत्री इसके लिए राज्य सरकारों को सीधे निर्देशित कर सकते हैं कि इसमें आपको काम करना है। हो सकता है कि ये केंद्र सरकार की रणनीति हो कि साहब इधर हमको सॉफ्ट कॉर्नर इस स्टेट में रखना है, हो सकता है ये तब सरेंडर कर दें। मैं देखिए उस विषय को नहीं जानता, ये बहुत गोपनीय विषय होते हैं जो केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी। और संजय जी, सीआरपीएफ के कैंप तेलंगाना क्षेत्र में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं और छत्तीसगढ़ में भी है, और सीआरपीएफ पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। तो मेरा यह मानना है देखिए कि राज्य सरकारों की बहुत बड़ी भूमिका ऐसे ऑपरेशन में तब कम बचती है जब केंद्र सरकार उसमें सीधे दखल दे। तो केंद्र सरकार को इसमें तीनों स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी या तीनों स्टेट से संवाद करके इसका बहुत सीधा सा हल निकाला जा सकता है। एक सवाल और आया जिसको मैं बहुत जरूरी समझता हूं कि आपके दर्शकों को जरूर समझना चाहिए। यहाँ वासु जी ने यूडी मिंज का सवाल उठाया। यूडी मिंज ने दूसरे दिन ही माफी मांगी और कहा कि मेरा फेक अकाउंट कहीं ना कहीं कोई फेक बना लिया या इस तरह की चीजें हुई। अब सरकार आपकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की आप जांच करा लीजिए। ईश्वर साहू ने जो भाजपा के सिटिंग एमएलए हैं उन्होंने स्पष्ट कहा कि सर्वोच्च न्यायालय कोठा हो गया है, और दूसरे दिन वो कहते हैं कि साहब मुझसे गलती हो गई, ये मेरा बयान नहीं है, मेरा अकाउंट हैक हो गया था। अजय चंद्राकर जी एक तरफ बयान देते हैं कि साहब ये परंपरागत झूठा बयान होता है, उन्होंने कहा था कि मेरा अकाउंट तो क्या फेक अकाउंट बनाया गया होता है। और एक सवाल और है आदरणीय, बस एक सेकंड में कंप्लीट करूंगा कि अजय चंद्राकर जी ने यह भी कहा, मैंने कल देखा कि कुनकुरी में और जसपुर में कौन सा विदेशी फंडिंग हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, और क्या वहां भी नक्सलवाद पनपेगा या कौन सी विदेशी दखल है। तो कुनकुरी तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां वो सीधे सवाल उठा रहे हैं। सरकार में बैठे विधायक जब वहां सवाल उठाएं तो ये समझिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और सरकार में बैठे लोग किससे मांग कर रहे हैं? आप सरकार में बैठे हैं ना, आप कार्रवाई करिए, जांच करिए, और जो भी दोषी है मीडिया में सेंसेशन की बजाय आप कार्रवाई करिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, कोई भी हो, विधायक हो, सांसद हो, ये परंपरा होनी चाहिए। अनिल जी, लेकिन आपने भी इस बात का जवाब नहीं दिया। जब पार्टी बार बार कह रही है कि पार्टी लाइन से बाहर मत जाइए, तो मैंने वही कहा, जैसे आपने शुरुआत की कि नक्सल मुद्दे पर, इस विषय पर आपका एक सीधा स्टैंड है, पार्टी की एक सीधी धारणा है, तो फिर ऐसे में इस पर विचार की बात क्यों हो रही है, इसका आपने जवाब नहीं दिया। चलिए, आप वासु जी जवाब दे दीजिए। आपके पास आऊँगा लास्ट में 10 सेकंड के लिए, बताइएगा। वासु जी जवाब दे लीजिए, बहुत सारी बातें कह रहे हैं अनिल जी। वासु जी सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है मेरी? जी कहिए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से जी। अभी आप अनिल जी कह रहे थे कि मिंज जी ने ये नहीं कहा कि भाई उन्होंने उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया था या फेक हो गया था, उनके में ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ वाला अकाउंट इससे जल्दी हैक होता नहीं है। अगर मान भी ले अगर हैक हो गया था तो कांग्रेस पार्टी का एक नेता का बयान तो किनारा कर भी दे, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो कर्नाटक के हैं वो तो सीधा यही बात कह रहे हैं ना कि भारत को युद्ध में नहीं जाना चाहिए। कर्नाटक के मंत्री भी ये बात तो कह रहे हैं, तो उनके मुंह को तो कोई हैक नहीं कर सकता ना। तो कांग्रेस पार्टी को नेताओं को सोचना चाहिए, जब देश ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है, इतना बड़ा दुखदायी घटना जब हुई है, तो कांग्रेस पार्टी को नेताओं को सोच समझ के बयान देना चाहिए। एक से एक तो आसाम के नेता सैफुद्दीन सैयद वो किस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। दूसरी बात इन्होंने हमारे विधायक की कही, उन्होंने स्पष्ट दूसरे दिन कहा और जाके
साइबर सेल में शिकायत की। मैं तो अनिल जी को कहता हूं कि मिंग साहब जाएं और साइबर सेल में शिकायत करें। वो साइबर सेल में शिकायत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस के नेताओं को जाना चाहिए साइबर सेल में, शिकायत करना चाहिए कि अकाउंट हैक हो गया है, वो जाए और शिकायत करें। दूसरी बात इसमें वासु जी आप, मैं सुन रहा था कि ये बयान लगभग देशद्रोह के स्तर का, ऐसी कुछ बातें हो रही थी। ये हो रहा था राजद्रोह के स्तर का है, देशद्रोह के स्तर का, ऐसी कुछ बातें हो रही थी। तो अगर ऐसा है तो आप ही कर देते शिकायत साइबर सेल में। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, हमने कहा है, हमने तो ये भी कहा कांग्रेस पार्टी अगर एक तरफ बात करती है कि हम देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े हैं, तो कांग्रेस पार्टी को सामने आके अपने उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थे। निश्चित रूप से हम तो बोल ही रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो चाह रहे हैं कि अगर देश में सेना के साथ अगर कोई आदमी, क्योंकि कांग्रेस का पहला भी इतिहास रहा है, वो सेनाओं के परिक्रमों के सवाल उठाते रहे, जिस प्रकार अभी भी सवाल उठा रहे हैं। और जो मैं आपको बता दूं, जब ऑपरेशन लॉन्च होते हैं तो ये के नाम पर राजनीति आप लोग करते हैं वासु जी। कांग्रेस ने नहीं किया, इसीलिए इतने वर्षों तक शासन किया, और आप 10 वर्षों में देश की क्या स्थिति कर दी है स्पष्ट है। मैं आता हूं अनिल जी मैं आ जाऊंगा। अनिल जी मैं आता हूं अनिल जी आता हूं। कंट्रोल करिए। जो मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के गालियां देते हैं, तो क्या वो पार्टी की लाइन है भाजपा की? देखिए, आप इस विषय पर मत जाइए। आपके निशिकांत जी रोज ट्वीट कर रहे हैं, नहीं, आजकल विषय तो ये है ही नहीं। अनिल जी वासु जी, इस विषय पर बात हो चुकी है। अनिल जी वासु जी, इस विषय पर बात हो चुकी है, आज का विषय नहीं है ये आज का, मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं। आप दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बैठे थे, इस पर पूरी विस्तार से बातचीत हो चुकी है। आज का विषय कुछ और है। और जैसा पहली बार जवाब आप कह रहे थे अनिल जी, वासु जी ने नहीं दिया, दूसरी बार आपने उसका जवाब नहीं दिया। ये होता है सर पार्टियों में, कई बार एक सुरक्षित रास्ता खोजा जाता है। बाबूलाल जी, ये स्पष्ट रूप से आप, जैसा मैं अनिल जी से पूछा कि कांग्रेस पार्टी को कई बार ऐसी परेशानी से गुजरना पड़ता है कि उनके नेताओं के ऐसे बयान आता है, कांग्रेस क्या पार्टियों को गुजरना पड़ता है ऐसे नेताओं के बयान से। तो ऐसे में जब एक पार्टी लाइन बनानी पड़ती है तो निश्चित रूप से इसीलिए बनाई जाती है। फिर ऐसे में फिर बात ये हो रही है कि बैठक होगी, फिर इसकी समीक्षा की जाएगी। मतलब क्या, पार्टी लाइन के किनारे भी जाकर, अलग जाकर भी आप कुछ कर सकते हैं क्या? और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ऐसे समय पे एक नेता कह रहे थे, ऐसे ही समय पर जब कुछ समाप्त होने वाला है, जब समस्या का उन्मूलन होने वाला है, उसी समय ये मानवाधिकार संगठन जागृत होते हैं, उदित हो जाते हैं। बाबूलाल जी, देखिए, मानवाधिकार संगठन का स्पष्ट विचार होता है जी, और वो विचार जो है ऐसे ही वक्त पर जब अंतिम समय दिखने लगता है कोई बचाव के रास्ते नहीं है जी, तो वो मानवाधिकार संगठन अपनी बात उठाते हैं। उनका अपना नजरिया है जी, अपना तरीका है, अपनी सोच है। उस सोच के आधार पर वो अपनी पहुंच के आधार पर जो है कोशिशें करते हैं। अब मानना नहीं मानना सरकार के हाथ में, मुख्यमंत्री के हाथ में है। उन्होंने अपनी बात वहां जाकर के कह दी कि ये जो लोग हैं, ये जो लड़ रहे हैं आज, वो भी हमारे देश के नौजवान, देश के लोग हैं। इसलिए जो है मानवाधिकार लागू होता है और आपको मानवाधिकार के तहत ही सोचना चाहिए। उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री को प्रभाव में लेने का प्रयास किया। क्योंकि हम छत्तीसगढ़ की तरफ से घोषणा कर चुके हैं, स्पष्ट रूप से केंद्र की तरफ से घोषणा हो चुकी है कि 2026 मार्च तक के हर हाल में जो है नक्सल उन्मूलन कर दिया जाएगा देश से, ना कि सिर्फ छत्तीसगढ़ से। ऐसी परिस्थिति में दो राज्यों की बातें अलग आए, जब ऐसी स्थिति, जब मुख्य सेंट्रल कमेटी के सदस्य फंसे हुए हों, ऐसा बयान आना जो है थोड़ा दुर्भाग्यजनक लगता है। इस वक्त तो सबको सामूहिक रूप से मिलजुल करके जो है, या तो अगर वो हमला करते हैं तो उनको मारा जाए, अगर वो हमला नहीं करते, सरेंडर करते हैं तो उनको पकड़ा जाए और उसके बाद विचार किया जाए हर चीज के लिए। इस स्थिति में जो मानव अधिकार के प्रभाव में आने का प्रयास अगर किया जाएगा, ये मौका अगर चूक गए तो आप फिर दूसरी बार जो है ये मौका आपको आने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं भी मानव अधिकार के पक्ष में कह रहा हूँ कि शांति वार्ता जब आप चाह रहे हो तो आप समर्पण करके शांति वार्ता कीजिए। आप क्या चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए, आप क्या चाहते हैं आदिवासियों के लिए, आप क्या चाहते हैं उस भूमि के लिए, आप क्या चाहते हैं राष्ट्र के लिए, ये सारी बातें आप कीजिए, लेकिन समर्पण कर दीजिए। तो मुखिया लोग बात करें, समर्पण करने के बाद शांति वैसे भी आएगी
शांति ऐसे भी आएगी। आप समर्पण करेंगे तो भी शांति होगी, और आप बातचीत करके अगर आप समझौता करते तो भी शांति आएगी। इसलिए जो है सबसे पहली शर्त अब तो ये होनी चाहिए जब फंसे हुए हैं तो, कि आप पहले सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर करने के बाद ही कोई चीज की बातचीत होगी, और या फिर जो है आप आमना सामने आइए तो फिर हमसे लड़िए। दो ही तरीके हैं, दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। भागो वाली स्थिति भी अब खत्म हो चुकी है। पहले एक रास्ता और था कि भागो या मरो, तो भागो वाली स्थिति अब नहीं है, फंस गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है दो ही रास्ते बचे हैं, मरो या समर्पण करो, दो ही रास्ते हैं, और ये दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना पड़ेगा। कहीं भी कोताही अभी दिखती नहीं है मुझे, कोई कोताही करेगा। और अब केंद्र सरकार का दबाव होना चाहिए तेलंगाना और महाराष्ट्र के ऊपर में, और इस वक्त जो है केंद्र सरकार के गृह मंत्री को अपनी योजना को पूरा करने के लिए पूरा दबाव बनाना चाहिए, ऐसी मेरा विचार है। जी ठीक है, विषय बड़ा है लेकिन समय की बाध्यता है, इसलिए मैं चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी जुड़े, अनिल चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, बाबूलाल शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ वासु शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसा कि ये पूरा विषय था, मैंने जो बात की कि स्थिति क्या बनी हुई है, जो 3 राज्यों का संयुक्त ऑपरेशन बताया जा रहा था उसमें क्या क्या जानकारियाँ जी, जो तथ्य थे वो मैंने आपके सामने रखे, इस पर हमने चर्चा की। हालांकि स्टैंड क्या होता है राज्यों का वह तो स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ ने जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन जो बातें आ रही हैं तेलंगाना से वो कहीं ना कहीं चर्चा को एक नया मोड़, एक नया आयाम जरूर दे रही हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या स्थितियां बनती है। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।